हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर को। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 रुपये हो जाती है और 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? 574 रुपये हो जाती है। तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यानी कि हमें मूलधन निकालना है। इस सवाल का क्या निकालना है? मूलधन हमको निकालना है। यहाँ आपसे सबसे पहले कंडीशन दे रखी है कि एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? टोटल 457 रुपये। यानी कि ये दोस्तों आपको 5 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 457 रुपये। याद रखिएगा, मिश्र धन दे रखा है आपको। फिर वो आगे कहता है कि यही राशि 10 वर्षों में, यानी कि जो मूलधन था 10 वर्षों में कितना हो जाता है? टोटल 574 रुपये। 10 वर्षों में ये हो गया 574 रुपये। ये भी मिश्र धन दोस्तों याद रखिएगा। जब हम 10 साल में से 5 साल के मिश्रण को घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा? तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 5 साल का साधारण ब्याज, यानी कि एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। कितना आया? 117 रुपये। हाँ सही है दोस्तों, 117 रुपये निकल कर आ गया। याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ आपसे कह रहा है कि राशि का मान निकालिए, मूलधन। आप ये बताइए कि 5 वर्षों का मिश्रण कितना है? 5 वर्षों का मिश्रण कितना है? 457 रुपये। और 5 साल का ब्याज मैंने कितना निकाला? 117 रुपये। यदि मैं 5 साल के मिश्रण में से ब्याज को घटा दूं, 5 साल का जो ब्याज दिया है, तो क्या निकल कर आएगा? मूलधन निकल कर आएगा। तो देखिए, 5 साल के मिश्र धन में से, 5 वर्ष के या साल के मिश्र धन में से यदि हम 5 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा? मूलधन। तो 5 साल का मिश्रण कितना है? 457 रुपये। और इसमें से हम घटा देंगे 5 साल का ब्याज, साधारण ब्याज, तो कितना निकल कर आएगा? ये 340 रुपये। तो मूलधन कितना था दोस्तों? 340 रुपये। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है एवं इसकी परिसीमा 46 मीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? दोस्तों, जब भी मैं आयतन या क्षेत्रफल से रिलेटेड सवालों को करता हूं तो मैं सबसे पहले आपसे कहता हूं कि आपको इनके फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, वरना ये सवाल करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले मैं आयत की बात करता हूँ और आयत के फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, जिससे कि आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ये रहा आपका आयत। ये होती दोस्तों इसकी लंबाई और ये होती इसकी चौड़ाई। ठीक है, ये आपसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जिसे सवाल में वह परिसीमा कह रहा है, वही एक ही चीज है। क्या होता है? 2L प्लस बी। 2L है दोस्तों उसमें, 1 2 और 2 बी है, तो 2L प्लस बी। 2 हमने कॉमन निकाल लिया इनमें से जोड़कर। फिर होता है आयत का विकर्ण। याद रखिएगा, आयत का विकर्ण क्या होता है, और यही आपसे पूछा जा रहा है। आयत का विकर्ण होता है दोस्तों अंडर रूट में L² प्लस B²। चलिए देखते हैं हम सवाल को। सवाल में कह रहा है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है आपको आयताकार कालीन है, ये आयताकार कालीन, और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना? 120। अब क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों? तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह L इंटू बी बराबर कितना आ गया? 120। फिर उसने कहा इसकी परिसीमा, परिसीमा यानी कि परिमाप की ही बात कर रहा है वो, परिसीमा को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप कितना दे रखा है आपको? 46। परिमाप क्या होता है? 2L प्लस बी। तो मैं लिख देता हूँ, आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी और वो कितना दे रखा है? 46। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं।
एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है, आयत का विकर्ण। आप कैसे भी करके सवाल को सॉल्व करेंगे हम जब, तो हमें केवल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल कर लाना है। कैसे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल कर लाना है हमें। तो दोस्तों देखिए, यदि मैं यहाँ एल प्लस बी को हम स्क्वायर में कैसे बना सकते हैं, यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाए। दोस्तों देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे हम एल प्लस बी का होल स्क्वायर और 23 का वर्ग। तो देखिए क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ लीजिए इसको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, वर्ग होता है 529। ठीक है, L इंटू बी ये लिखा हुआ है, देखिए कितनी है इसकी वैल्यू 120। L इंटू बी की वैल्यू कितने 120, तो मैं यहाँ इसको रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB की वैल्यू कितनी है 120 बराबर 529। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, 240, 529। दोस्तों याद से देखिए, ध्यान से देखिए, यदि मैं 240 को बराबर के इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। ठीक है दोस्तों, 289 यहाँ तक सवाल हमने सॉल्व कर लिया। 289 अब आपसे क्या कह रहा है, सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो कालीन का विकर्ण, और कालीन कैसी है, आयताकार है, तो बस कालीन का विकर्ण, और ये कैसी है, आयताकार। क्या होता है विकर्ण, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। अब आपको पता ही है 289 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 17 मीटर, क्योंकि ये 17 का वर्गमूल लिखा हुआ है, 17 मीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस सवाल को मैं पूरा दिखा देता हूं आपको, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। दोस्तों इससे पहले हम पुराने सेट पेपर में 6 से और 9 से विभाज्य होने वाली संख्या के बारे में सीख चुके हैं, और आज हम सीखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। तो याद रखिएगा, 4 से विभाज्यता का नियम मैं लिखकर दिखाता हूं। पिछली बार भी मैंने आपको लिखकर दिखाया था, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकें और आपके ये आगे चल के काम आए। याद रखिएगा, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, तो संख्या भी 4 से पूर्णता विभाज्य होगी। याद रखिएगा, 4 से पूर्णता विभाज्य होगी। देखिए 54, हम अंतिम अंक लेते हैं 54। क्या 54 4 से कट जाएगा पूरी तरह? नहीं कट सकता दोस्तों, 4 कम 4 नहीं कटेगा। आगे देखते हैं, अंतिम 2 अंक रख के देखते हैं 76, इसको काट के देखते हैं 4 से, कट रहा है? हाँ कट रहा है, 19 बार कट रहा है, 19 चौको 76। आगे और चेक कर लेते हैं, देखिए 66 कट रहा है 4 से पूरी तरह? नहीं कट सकता। क्या 90 4 से पूरी तरह कट सकता है? नहीं कट सकता। कौन सी संख्या कट रही है इसमें? 76, यानी कि अंतिम अंक 76, अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं, और वो कौन सी संख्या है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो दोस्तों 4 से हम सीख चुके हैं, अब हम बात करते हैं 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो याद रखिएगा, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम क्या है?
तो याद रखिएगा, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए हम करके देखते हैं। पहले हम लेते हैं ऑप्शन ए। देखिए इसके अंकों का योग करते हैं, 1 + 7 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 10। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये नहीं हो सकती। अगली देखते हैं, 1 + 3 + 1 + 1 कितना है इसका योग, 4 5 6। देखिए दोस्तों 6 जो है वो 3 से कट रहा है, कट गया, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:3 के अनुपात में हैं और उनका औसत कितना दे रहा है दोस्तों, 25। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा, इस प्रकार का सवाल यदि एग्जाम में आए तो हमको करेंगे क्या, तो याद रखिएगा इन संख्या का अनुपात कितना है, 4x हम इससे लिख सकते हैं, 5x 6x। कह रहा है इनका औसत 25 है। याद रखिएगा दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग, ये संख्याएं दोस्तों, इनका हम योग कर देते हैं। बटे में क्या है, संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है, 1 2 3, और बराबर में क्या है, औसत। और औसत कितना दे रखा है इसका, 25। सॉल्व करते हैं, कैची गुणे में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75, और ये हो गया आपका 15x। कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। क्या कह रहा है आपसे, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, ये रही 6x। बस केवल हमें x का मान उठा के यहाँ रखना है, 6 पंजे 30। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। आपको पता है कि मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए एक्सपेक्टेड लेकर आता हूं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, और हम यहाँ परसेंट के सवालों को देखते हैं। तो आज परसेंट का सवाल आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। सवाल है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, यानी कि फेल हो गया। कुल पूर्णांक कितने हैं, यानी कि हमें टोटल नंबर निकालने हैं कि कितने नंबर का पेपर था या फिर एग्जाम था। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कुल पूर्णांक थे उसके, या फिर कुल अंक लिख सकते हैं हम। कुल अंक कितने थे, x थे, ठीक है। उसने क्या कंडीशन है कि उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक लेने थे, यानी कि x का 40% अगर अंक मिलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर उसने कंडीशन दे रखी है आपको, उसने 178 अंक ले लिए, उसे कितने नंबर मिले, 178। फिर वो कह रहा है वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि फेल हो गया। दोस्तों यदि आपको 178 अंक मिले हैं और आप 22 नंबर से फेल हैं, यदि आपके नंबर में 22 नंबर और दे दिए जाएं, या फिर 22 नंबर आपको जोड़ दिए जाए आपके नंबर में, तो आप पास हो जाएंगे ना। देखिए फिर से देखिए, कुल अंकों का 40% अंक अगर आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। और फिर कह रहा है कि उस बच्चे को 178 मिले और वह फेल हो गया, 178 मिले तो वह फेल हो गया। और कितने नंबर से फेल हुआ, 22 अंकों से फेल हुआ। यदि मैं 22 नंबर और दे दूं इस बच्चे को तो ये पास नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा पास। तो ये भी पास की कंडीशन है, ये भी पास की कंडीशन है, तो हम इसे बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x का 40% बराबर 200। परसेंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल। 4 के पार से काट सकते हैं, हाँ ये कट जाएगा 50 बार। 10 का यहाँ गुणा कर देंगे, कैंची गुणा, तो x बराबर आ गया आपका 500 अंक, यानी कि 500 नंबर का पेपर था कुल पूर्णांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जैसा कि दोस्तों मैं आपसे हर सेट में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आप सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से कंप्लीट जरूर करके जाइएगा। आप किसी भी किताब से लगाएं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन को रेलवे ग्रुप डी के लिए जरूर लगाइएगा। तो आज मैं सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ एक एक्सपेक्टेड। देखिए सवाल आपको मैं हमेशा बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि आप हमेशा याद रखिएगा बॉड मास का नियम। हमेशा पहले ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट देखते हैं, फिर देखते हैं ऑफ यानी कि का, फिर आता है डिवाइड यानी कि भाग, फिर आता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर आता है ऐड यानी कि जोड़, और फिर आता है सबट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो यहाँ ब्रैकेट है नहीं, का है नहीं, भाग है, हाँ भाग है, गुणा है, जोड़ नहीं है, घटाना है। तो हम ऊपर वाली लाइन में देखते हैं यहाँ क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है गुणा, उसके बाद यदि जोड़ घटाना है तो उसे सोल्व करते हैं। तो पहले हम गुणा करते हैं, तो ये हो गया 9 नाम 81। यदि आप नियम से जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी इसमें। नीचे वाला स्टेप सोल्व करते हैं, ब्रैकेट है नहीं है, का है नहीं, भाग है लेकिन, तो पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के लिए ये भाग में दोस्तों यदि हम गुणे का निशान लगाएं तो पलट जाएगा, तो 9/1 हो जाएगा, माइनस के 9। सोल्व करते हैं ऐसे, ये हो गया आपका 72। कितना 72। ये देखिए 9 नाम 81, 9 नाम 81 और 9 उसमें से घट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 72। सोल्व करते हैं, 72 एकम 72, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको समझाया था बॉड मास का नियम, तो याद रखिएगा, फिर से हम उसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ करेंगे हम ब्रैकेट्स को सॉल्व, किसको, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो उसको जोड़ेंगे हम 12 + 12 + 12, कितना हो जाएगा 36। भाग का चिन्ह हम ऐसे लगा रहने देंगे। फिर इस नीचे वाले स्टेप को करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो होगा आपका 18 भागे 12। भाग देते हैं दोस्तों, हम इसे बटे में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं बटे में, ठीक है दोस्तों। जब ये 18/12 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/18। काटते हैं, 18 दूनी 36, 4 तिया 12, कितना आएगा 3 दूनी 6, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।